नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कभी कभी सुपरस्टार होना कितना महंगा पड़ जाता है। अल्लू अर्जुन इसके लेटेस्ट एग्जाम्पल है। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार तेलंगाना की सियासत में एक मोहरा बन गए हैं। कल शाम अचानक कुछ लोग उनके घर में घुस गए, तोड़फोड़ की, टमाटर फेंके, नारे लगाए, धमकी दी। अल्लू अर्जुन के परिवार वालों ने घबराकर उनके 2 छोटे छोटे बच्चों को गाड़ी में बिठाकर पिछले दरवाजे से बाहर निकाला। पुष्पा 2 के जिस सुपरहिट किरदार से फिल्म में सब डरते हैं, असली जिंदगी में वो अल्लू अर्जुन अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर डरे हुए हैं। वो राजनीति में नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अल्लू अर्जुन को लेकर कांग्रेस और बीआरएस आपस में टकरा रहे हैं। उनके घर पर हुए हमले के लिए एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्हें तुरंत जमानत मिल गई। इसलिए इस बात का शक होता है कि हमला करने वालों को किसी न किसी की बैकिंग तो है। बीआरएस का इल्जाम है कि अल्लू अर्जुन के घर पर अटैक करने वाले कांग्रेस के वर्कर हैं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के करीबी हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि यह सब बीआरएस की चाल है। उनका दावा कि अल्लू अर्जुन के घर पर हमला बीआरएस के नेताओं ने करवाया और इल्जाम कांग्रेस पर लगा दिया। अब तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन यह किसी को नहीं पता कि अल्लू अर्जुन के पीछे कौन पड़ा है। किसी को नहीं पता वो कौन है जिसकी अल्लू अर्जुन से ऐसी दुश्मनी है। पुष्पा 2 के प्रीमियर के वक्त जो भगदड़ हुई, उसमें एक महिला की मौत कोई सियासी मसला नहीं है, मामला कोर्ट में है। जिस महिला की मौत हुई उसके पति ने कहा कि उस हादसे में अल्लू अर्जुन को कोई गलती नहीं है। तो फिर अल्लू अर्जुन को लेकर इस तरह की सियासत क्यों हो रही है? कौन है जो अल्लू अर्जुन को टारगेट कर रहा है? अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़ करने वाले कौन थे? उनका बैकग्राउंड क्या है? उनका कांग्रेस से कोई कनेक्शन है? क्या उनको चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बैकिंग है? अल्लू अर्जुन ने रेवंत रेड्डी का ऐसा क्या बिगाड़ा जो बात इतनी पर्सनल हो गई? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाता हूं जब अल्लू अर्जुन के घर पर प्रदर्शनकारी पहुंचे और तोड़फोड़ की। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अल्लू अर्जुन के घर के बाहर अचानक हंगामा शुरू हुआ। अल्लू अर्जुन हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में रहते हैं। पॉश इलाका है। तेलुगु फिल्मों के ज्यादातर बड़े बड़े स्टार्स जुबली हिल्स में ही रहते हैं। सबके घरों पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। कल शाम अचानक नौजवानों का एक ग्रुप पोस्टर्स और प्लेकार्ड्स लेकर अल्लू अर्जुन के घर के करीब पहुंचा। कुछ लोग नारेबाजी करते हुए अल्लू अर्जुन के घर की बाउंड्री वॉल पर पहुंच गए। वो लोग बाउंड्री वॉल पर चढ़े और बाकी लोगों ने घर के बाहर रखे गमलों को तोड़ डाला। इसके बाद प्रदर्शन करने वालों ने अल्लू अर्जुन के घर में सड़े हुए टमाटर फेंकने शुरू किए। ये लोग पुष्पा 2 के प्रीमियर के वक्त संध्या थिएटर में हुई भगदड़ के केस में अल्लू अर्जुन को सजा देने और जिस महिला की मौत हुई थी उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे थे। क्योंकि हमला अचानक हुआ इसलिए अल्लू अर्जुन के परिवार वाले घबरा गए। घर में बच्चे थे, इसलिए अल्लू अर्जुन के बच्चों को तुरंत गाड़ी में बैठाकर दूसरे दरवाजे से सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया। हैरानी की बात है कि जो लोग अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हंगामा कर रहे थे, उन्होंने किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया हुआ था। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो किस पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन जैसे ही अल्लू अर्जुन के घर पर हुए हमले की तस्वीरें सामने आई तो बीआरएस ने बिना देर के इल्जाम लगा दिया अल्लू अर्जुन के घर पर हमला करने वाले कांग्रेसी हैं, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के करीबी हैं। बीआरएस के दावों को बीजेपी के नेताओं ने भी सपोर्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि अल्लू अर्जुन के घर पर प्रोटेस्ट करने वाले असल में बीआरएस के लोग हैं। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़े हैं और उनका रिश्ता बीआरएस से है।
हालांकि पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 10-10 हजार के पर्सनल बॉन्ड पर सबको जमानत दे दी। पुलिस ने कोर्ट में जो डिटेल पेश की उसके मुताबिक अल्लू अर्जुन के घर हंगामा करने वाले सभी 6 आरोपी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। इनकी उम्र 28 से 34 साल के बीच है। ये सब यूनिवर्सिटी की जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़े हैं। कोई इसका अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई स्पोक्स पर्सन है। 4 आरोपी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन पुलिस ने यह नहीं बताया कि अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हंगामा करने के केस में एक्यूज नंबर 1 रेड्डी श्रीनिवास विकाराबाद जिले में रेवंत रेड्डी की कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला है। बीआरएस के नेताओं का दावा है कि रेड्डी श्रीनिवास ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। रेड्डी श्रीनिवास का एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है जिसमें वो खुद को यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाने पर पार्टी के सीनियर नेताओं का शुक्रिया अदा कर रहा है। ये वीडियो इसी साल 4 दिसंबर का बताया जा रहा है। रेवंत रेड्डी के साथ रेड्डी श्रीनिवास की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद कांग्रेस के नेताओं ने बीआरएस के नेता टीटी रामाराव के साथ भी रेड्डी श्रीनिवास की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इस तस्वीर में रेड्डी श्रीनिवास ने बीआरएस का गमछा डाला हुआ है। इसके बाद रेवंत रेड्डी की सरकार में मंत्री वेंकट रेड्डी ने कहा कि अल्लू अर्जुन के घर के बाहर हंगामा करने वाले बीआरएस के लोग हैं। हालांकि वेंकट रेड्डी ने यह भी कहा अगर किसी को अल्लू अर्जुन से शिकायत है तो कोर्ट में जाए, पुलिस के पास जाए, लेकिन किसी के घर पर हमला करना, तोड़फोड़ करना ठीक नहीं है। वो केटीआर के साथ है, केसीआर के साथ है, फोटो लाया मैं अभी फिर इंक्वायरी करा रहा हूँ। कल डीजीपी को बोला कौन फाइंड आउट करो, ऐसा वो एंटी कोई ऐसा हीरो घर के ऊपर, प्रोड्यूसर घर के ऊपर ये नहीं करना है। जो वो कानून है, कानून देख लेगा। ऑलरेडी केस कोर्ट में है, पुलिस वाला इंक्वायरी कर रहे, वीडियोस क्लियर कर रहे, कमिश्नर, डीजीपी, हाई कोर्ट में चल रहा, वो लोग देखते। मगर दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट। अगर कोई हीरो के ऊपर, कोई घर के ऊपर गए तो वी विल टेक सीरियस एक्शन। आई ऑलरेडी टोल्ड डीजीपी आल्सो, ऑलरेडी टोल्ड सीपी आल्सो। कोई ऐसा नॉन वायलेंस का वायलेंस जो है वो सिस्टम में नहीं जाना। कोई खिड़कियाँ बना रहे, वो इंसिडेंट हो गया, अल्लू अर्जुन भी होना बोल के नहीं करे, मगर बैड लक ऑफ दैट लेडी, बैड लक ऑफ दैट लेडी। बीआरएस के नेता भी इस मामले पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी के कविता ने बस इतना ही कहा कि अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए रेवंत रेड्डी इस मामले को खामखा तूल दे रहे हैं। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी जो मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान आया है और उन्होंने कहा कि कल जो हमला हुआ था ओयो जेएससी के जिन लोगों ने हमला किया वो बीआरएस के लोग हैं और बीआरएस जो है कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए अल्लू अर्जुन के मामले में वो ये सारा काम करवा रही है। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, कांग्रेस के नेता उनके मुख्यमंत्री से लेके उनके मंत्री तक जो बात करते हैं उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स में जाके लोगों का ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे ध्यान नहीं हटाएंगे। उन्होंने जो बच्चों के वास्ते पैसे नहीं दिए, वो जो स्कूल वो नहीं चला पा रहे, फ़ी रिएम्बर्समेंट नहीं दे पा रहे, उस मुद्दे पर हम उनको ज़रूर क्वेश्चन करेंगे और हम बीआरएस पार्टी फाइट करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल तो है, जब मामला कोर्ट में है, जब पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो फिर असेंबली में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ बयानबाजी क्यों की? अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कहा कि अल्लू अर्जुन को भगदड़ में महिला की मौत की जानकारी दे दी गई थी, इसके बाद भी वो बाहर नहीं आए और उन्होंने यहां तक कहा कि अब पिक्चर और ज्यादा हिट होगी। और ये बड़ा गंभीर आरोप है। आज हैदराबाद पुलिस ने भी यही साबित करने की कोशिश की। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने घटना वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज जारी किया। यह वीडियो 4 दिसंबर 2024 का है, यानी उसी दिन का जब संध्या थिएटर में मची भगदड़ में एक महिला की दुखद मौत हो गई थी। इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि अल्लू अर्जुन रात करीब 9:30 बजे संध्या थिएटर आए। उसी समय भगदड़ में महिला की मौत हुई,
लेकिन इसके बावजूद वो करीब 2 घंटे तक थिएटर में डटे रहे। लेकिन अल्लू अर्जुन के साथियों ने दावा किया है कि पुलिस ने अल्लू अर्जुन को भगदड़ के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, और जहां तक महिला की दुखद मौत का सवाल है तो मौत की पुष्टि तो हॉस्पिटल में हुई। ऐसे में यह इल्जाम लगाना ठीक नहीं है कि महिला की मौत होने के बावजूद अल्लू अर्जुन 2 घंटे तक थिएटर में टिके रहे। अल्लू अर्जुन मामले में इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है। मुख्यमंत्री और अल्लू अर्जुन के बीच के विवाद का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के करीबी लोगों से यह जानकारी मिली है कि सीएम ने पीड़ित परिवार के लिए ताउम्र मदद का संदेश अल्लू अर्जुन तक पहुंचाया है। इसके तहत 2 करोड़ रुपए का फंड बनाकर श्री तेजा ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। इसमें अल्लू अर्जुन 1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे। डायरेक्टर सुकुमार 50 लाख रुपए और प्रोड्यूसर मैत्री मूवीज 50 लाख रुपए का योगदान देंगे। इस ट्रस्ट की मदद से पीड़ित परिवार को बेहतर चिकित्सा, देखभाल और एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। लॉन्ग टर्म मदद के लिए ट्रस्ट में जमा राशि से मिले इंटरेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। सूत्र के मुताबिक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अल्लू अर्जुन पर्सनली ट्रस्ट का ऐलान करेंगे। अब तक अल्लू अर्जुन की तरफ से 25 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की घोषणा की गई है। रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री कोमाटी रेड्डी ने राघव ट्रस्ट के माध्यम से परिवार को 25 लाख रुपए दिए हैं, जबकि निर्माता मैत्री मूवी ने परिवार को 50 लाख रुपए की मदद की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता टी राघवन के पास। राघवन, क्या अपडेट दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए रजत जी, एक बहुत बड़ा अपडेट ये है क्योंकि एक टसल जो है वो हो गई थी सीएम और अल्लू अर्जुन के बीच में। इस फिल्म में एक बहुत फेमस डायलॉग है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन लगता है कि जिस तरह के डेवलपमेंट पिछले 3-4 दिनों में हुए हैं रजत जी, अब ऐसा लग रहा है कि अल्लू अर्जुन को थोड़ा झुकना पड़ा है, क्योंकि इस बात के संकेत हमें पहले से ही मिल रहे थे कि जिस तरह की आर्थिक मदद का ऐलान अल्लू अर्जुन ने किया था सिर्फ 25 लाख रुपए का, उससे लेकर कहीं ना कहीं सीएम रेवंत रेड्डी जो है वो खासे नाराज थे। उनको ऐसा लगता था कि चूंकि जो बच्चा वहां पर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में एडमिटेड है रजत जी, उसको प्रोलॉन्ग्ड मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत है और ये पैसे शायद कम पड़ेंगे, इसीलिए एक संदेश सीएम की तरफ से दिया गया है। जो बहुत करीबी सूत्र हैं सीएम के, उन्होंने हमें बताया कि ये बात पहुंचा दी गई है अल्लू अर्जुन तक कि एक ट्रस्ट, जिसका नाम आपने अभी लिया, श्री तेजा ट्रस्ट का निर्माण वहां पर होगा और उसमें 2 करोड़ रुपए के कॉर्पस से इस ट्रस्ट की शुरुआत होगी और ताउम्र फैमिली को मदद करने के लिए इस ट्रस्ट का गठन होगा। अगर इस बात को लेकर अल्लू अर्जुन राजी हो जाते हैं तो हम देखेंगे कि जो टसल अभी सरकार और अल्लू अर्जुन के बीच में है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। एक समाधान, ये रास्ता जो है समाधान का ढूंढ लिया गया है रजत। टी राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, बड़ी जानकारी आपने दी है। देखिए, इस समय अल्लू अर्जुन साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उनकी फिल्म पुष्पा 2 ने 1,500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब ऐसे सुपरस्टार से दुश्मनी कौन मोल लेगा? उनके घर पर हमला कोई क्यों करवाएगा? ये एक रहस्य है। लेकिन एक बात साफ है कि अल्लू अर्जुन को पूरी प्लानिंग के साथ इस मामले में फंसाया गया। उन्हें यह समझाया गया कि फिल्मों में हीरो होना एक बात है, लेकिन असली जिंदगी में हीरो को जीरो बनाया जा सकता है और यह ताकत नेताओं में होती है। इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी आप समझेंगे तो आपको भी यह बात समझ में आ जाएगी। फिल्म के प्रीमियर के वक्त जो मौत हुई वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अल्लू अर्जुन का इससे क्या लेना देना? फिर भी घटना के 1 हफ्ते के बाद अचानक हैदराबाद पुलिस एक्टिव हुई, अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया। लोअर कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा और हाई कोर्ट में जमानत मिलने के बाद भी अल्लू अर्जुन को रात भर जेल में रखा गया। तो यह मामला उतना सीधा तो नहीं है जितना दिखाई देता है। विधानसभा में जिस तरह से पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन पर महिला की हत्या का इल्जाम लगाया, फिर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिस तरह अल्लू अर्जुन पर निशाना लगाया, उसने इस शक को और बढ़ा दिया। और फिर अल्लू अर्जुन के घर पर कल शाम को जो हमला हुआ, इसको लेकर जिस तरह से सियासत हुई, उससे क्लियर हो गया कि कोई तो है जो अल्लू अर्जुन से कोई पुराना स्कोर सेटल कर रहा है। अब सवाल यह है कि रेवंत रेड्डी खुलकर अल्लू अर्जुन के खिलाफ क्यों बोले, अल्लू अर्जुन पर क्रिमिनल केस क्यों हुआ, उनके घर पर हमला किसने करवाया, और इन सारे मामलों में उंगलियां रेवंत रेड्डी की तरफ लगातार उठती रही। अब किसी के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है,
कोई ये नहीं बता सकता कि रेवंत रेड्डी की अल्लू अर्जुन से नाराजगी क्या है, लेकिन हमारे संवाददाता राघवन ने जो जानकारी दी है उसके बाद मुझे यकीन है कि मामला सुलझ जाएगा। अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कम होगी, क्योंकि उनके लिए ट्रस्ट बनाना, उस ट्रस्ट के लिए करोड़ रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रास्ता निकल भी गया तो एक सवाल तो जरूर बना रहेगा, क्या वाकई में रेवंत रेड्डी इस सुपरस्टार के पीछे पड़ गए थे? क्या वाकई में इसके पीछे कोई पर्सनल राइवलरी थी, कोई पुराना झगड़ा था? क्या ऐसी बात थी जो छुपाया जा रहा था? क्या ऐसी बात थी जो पर्दे के पीछे है? लेकिन अगर एक ट्रस्ट बनता है, उसमें 2 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसके इंटरेस्ट से वो महिला जिसकी मौत हुई उसके परिवार की देखभाल हो सकती है, बच्चों का इलाज हो सकता है, उनकी एजुकेशन हो सकती है, तो मुझे लगता है इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। अब मैं आपको प्रयागराज का नजारा दिखाता हूं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। आज योगी आदित्यनाथ कामकाज का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे तो एक अलग तरह की तस्वीर सामने आई। योगी ने पहले पूरे महाकुंभ क्षेत्र का एरियल सर्वे किया, पूरे एरिया में हेलीकॉप्टर से 3 बार चक्कर लगाया और उसके बाद सीधे कुंभ क्षेत्र में लैंड किए। योगी ने संगम में मां गंगा की पूजा अर्चना की, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अधिकारियों के साथ मीटिंग में कुंभ क्षेत्र में चल रहे कामों की समीक्षा की। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास होगा और योगी को उम्मीद है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए आएंगे। इसलिए तैयारी अभी उसी लार्ज स्केल पर की जा रही है। अब तक संगम पर कोई पक्का घाट नहीं था, लेकिन पहली बार श्रद्धालुओं को संगम पर पक्का घाट मिलेगा। महाकुंभ से पहले पक्का घाट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और इसके साथ साथ गंगा के आसपास रिवर फ्रंट तैयार किया जा रहा है। पहली बार पूरे संगम क्षेत्र में 30 ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें 20 ब्रिज बनकर तैयार हो चुके हैं। पिछले कुंभ में सिर्फ 22 ब्रिज बना पाए थे। लेकिन संगम का पूरा इलाका रेतीला है, यहां सैंड है, इसलिए आमतौर पर यहां गीली मिट्टी में लोगों को दिक्कत आती है। महाकुंभ में लोगों को दिक्कत ना हो, बारिश हो जाए तो कीचड़ ना फैले, इसलिए 651 वर्ग किलोमीटर एरिया में चेकर्ड प्लेट बिछाई जा रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच कुंभ में तमाम श्रद्धालु कल्पवास करेंगे। संगम के किनारे 1 महीने तक रहेंगे। इसके लिए संगम एरिया में टेंट सिटी बसाया जा रहा है, जिसमें सामान्य कुटिया से लेकर स्विस कॉटेजेस तक मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार महाकुंभ में श्रद्धालु गंगा की लहरों पर तैरती हुई फ्लोटिंग कॉटेज में भी ठहर सकेंगे। इसी फ्लोटिंग कॉटेज के अंदर सीढ़ी से उतरकर गंगा में स्नान किया जा सकेगा और फ्लोटिंग कॉटेजेस बनकर तैयार हो चुकी हैं। इस बार महाकुंभ में सुरक्षा के इंतजाम भी बेहद कड़े हैं। करीब 50,000 पुलिसकर्मियों को कुंभ क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी। पूरे इलाके में करीब 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और उस पर नजर रखने के लिए 4 इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कुंभ क्षेत्र में 3 महिला पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। टेरर एक्टिविटीज से निपटने के लिए एनएसजी, एटीएस और एसटीएफ को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ पहली बार आपदा मित्रों की तैनाती भी महाकुंभ में की जाएगी। कुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस बार का महाकुंभ विशेष होगा। कुंभ के दौरान गंगा मैया का जल भी निर्मल और अविरल हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। पहली बार मां गंगा का रिवर फ्रंट लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हमने कुछ देर पहले दशाश्वमेध घाट में पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। मां गंगा में प्रयागराज में पहली बार रिवर फ्रंट और पक्के घाट बने हैं।
ऐसे ही अरेल में भी घाट एक बन रहा है और प्रयास है कि 30 दिसंबर तक हर हाल में वह घाट बन करके तैयार हो। आप देख रहे होंगे कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार माँ गंगा और माँ यमुना ने बड़ी कृपा की है। काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जल राशि मौजूद है और जल शुद्ध है, स्नान और आचमन दोनों करने लायक है। कहीं भी कोई सीवर, इंडस्ट्री का एफ्लुएंट या कोई ड्रेनेज सिटी का कहीं भी नदी में न गिरने पाए, इसके लिए उनके शुद्धिकरण के कार्यक्रम को यहां पर सुनिश्चित किया गया है। योगी आदित्यनाथ की एक और इच्छा है कि प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार जो भी श्रद्धालु आए उनका अनुभव यादगार हो, उसे वो कभी भूल ना पाए। इसके लिए लेटे हुए हनुमान जी से लेकर संगम तक और कई दूसरी जगहों पर कॉरिडोर तैयार किए गए हैं। प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। अक्षयवट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उद्घाटन हो चुका है। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर पहली बार श्रद्धालु जनों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज कॉरिडोर ये तो विकसित हुए ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, वासुकी नाथ मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है, उनके सुंदरीकरण की, उनकी फसाड लाइटिंग की, वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस बार जो महाकुंभ है वाकई में बहुत बड़ा आयोजन है। हर रोज आप सोचिए 1 करोड़ लोग महासंगम में डुबकी लगाने आएंगे, प्रयागराज पहुंचेंगे। इतना बड़ा आयोजन करना कोई आसान बात नहीं है। पिछला कुंभ 2019 में हुआ था, तब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन उस समय भी विशाल कुंभ के आयोजन की सबने प्रशंसा की थी। मुझे याद है कि कुंभ के थोड़े दिन बाद एक दिन एयरपोर्ट पर मुझे संघ प्रमुख मोहन भागवत मिले थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या कुंभ में जाना हुआ? तो मैंने कहा, जी मैं तो नहीं जा पाया। मोहन जी ने कहा कि जाना चाहिए था, सिर्फ आस्था और श्रद्धा के लिए नहीं, सिर्फ डुबकी लगाने के लिए नहीं, सिर्फ आचमन के लिए नहीं, कम से कम यह देखने जाना चाहिए था कि करोड़ों लोगों के गंगा स्नान की व्यवस्था कितनी कुशलता से की गई। और इस बार का आयोजन तो और भी बड़ा है। पूरी दुनिया से 45 करोड़ लोग आएंगे। आप सोचिए इसके लिए कितनी कुशलता की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में इतना विशाल आयोजन ना होता है ना हो सकता है, और योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब तक ये मानते थे कुंभ श्रद्धा और आस्था का महासंगम है, सुख सुविधा ना हो, इंतजाम ना हो, परेशानी हो तो भी चलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस परिभाषा को बदलने की कोशिश की है। अब सबके लिए रहने का, खाने का बेहतर इंतजाम हो, घाट हो, स्नान की व्यवस्था हो। और इस बार सबसे बड़ी बात, गंगा यमुना का पानी सिर्फ स्नान करने लायक नहीं, आचमन के लायक भी है, पीने के लायक है। यह सोने में सुहागा है। अब मैंने तो निश्चय किया है कि इस बार मैं कोशिश करूंगा महाकुंभ में जरूर जाऊं। आप सबको जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए एडवांस में प्लानिंग और तैयारी करना जरूरी है। वैसे योगी आदित्यनाथ तो आजकल आस्था के महाकुंभ की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन यूपी के कई दूसरे शहरों में पुराने बंद पड़े मंदिर एक के बाद एक खोजे जा रहे हैं। कानपुर में ऐसे 5 मंदिर खुलवाए गए। आज कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे पूरे दलबल के साथ कर्नलगंज इलाके में पहुंची। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कर्नलगंज में 1992 के दंगों के बाद पुराने मंदिर पर कब्जा कर लिया गया था। अब मंदिर तो है, लेकिन मूर्तियां गायब हैं। मंदिर के प्रांगण में मौजूद पीपल का पेड़ भी मौजूद है,
लेकिन इसके चारों तरफ घर बन गए हैं। कानपुर के मेयर पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया और बात सही निकली। मंदिर का ढांचा सही सलामत है, लेकिन उसके चारों तरफ की जमीन पर कब्जा हो गया है। लोकल लोगों ने बताया कि मंदिर के पेड़ पर भूत रहने की अफवाह थी, इसलिए भूत के डर से पीपल का पेड़ काटा नहीं गया। पीपल के पेड़ की शाखाओं को भी छेड़ा नहीं गया। दीवारों में उतनी जगह छोड़ दी गई जहां जहां पीपल के पेड़ की मोटी मोटी शाखाएं, टहनियां गुजर रही हैं। कोई हम झूठ नहीं आप लोग बता रहे हैं, ना कोई झूठ हम दिखाना चाहते हैं। ये असली रूप है, इनको नहीं हटा पाए, इसमें ब्रह्मदेव रहते हैं। इस इलाके में जो गलियां हैं, दीवारें हैं, उनके बीच से पीपल के पेड़ की टहनियां निकली हुई नजर आ रही हैं। आसपास रहने वाले कुछ लोग जब मेयर प्रमिला पांडे और पुलिस वालों में से बात कर रहे थे, पुलिस वालों को सब कुछ दिखा रहे थे, उसके बाद कानपुर के मेयर मंदिर के दरवाजे से भीतर घुसी तो अंदर सिलाई का कारखाना चल रहा था। ये फैक्ट्री बन गई है। इसके बाद मेयर प्रमिला पांडे ने कहा 1991 में वो इस इलाके में आई थी, तब तक यहाँ पर मंदिर मौजूद था, लेकिन 92 के दंगों के बाद सब कुछ बदल गया। इनको नहीं हटा पाए, इसमें ब्रह्मदेव रहते हैं। 91 में जब दंगा हुआ था तो यहाँ नीरज चतुर्वेदी यहाँ से विधायक लड़ा करते थे, तब ये जनरल गंज। मैं एक एक गली में हम लोगों ने प्रचार किया। आज हमारे यहाँ के सारे मंदिरों का बहुत दयनीय क्या कहते स्थिति है। मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, शंकर भगवान गायब हैं, एक जगह फैक्ट्री चल रही है। मैं जिस धर्म के लोग इसको चला रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उनके कुरान में यही बता? कुरान मैंने पढ़ी है थोड़ा बहुत, मिर्जा साहब थे, मैं उनके पास बैठती थी, तमाम चीज उन्होंने बताया था। कुरान कहता है सब धर्म किसी को करो। कुरान जो उस हिसाब से, क्या यही कुरान बताया कि मंदिर तोड़ो? ये गलत है। जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है, भावनाएं भड़कती हैं, क्योंकि लोगों का दावा है कि मंदिर सैकड़ों साल पुराने हैं और आसपास के इलाके में मुस्लिम आबादी बढ़ने के बाद इन मंदिरों के आसपास की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन मैं जब ऐसी बातें सुनता हूं तो मुझे मोहन भागवत की बात याद आती है। अब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। उनके इस बयान को सबने सपोर्ट किया, सबने स्वागत किया, लेकिन ये एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। जिन मंदिरों पर दंगों के बाद कब्जा कर लिया गया था या फिर आबादी का बैलेंस बिगड़ने के बाद जो मंदिर वीरान हो गए थे, उनका क्या करें? मेरा कहना है कि उन्हें बातचीत करके आपसी सहयोग से सुलझा लिया जाए तो अच्छा होगा। अगर कहीं बहुत ज़्यादा टकराव हो तो उसे छोड़ देना बेहतर होगा। ये सारे मामले संभल की जामा मस्जिद को लेकर जब विवाद खड़ा हुआ उसके बाद सामने आए हैं और संभल में अब एक के बाद एक इस तरह के कई पुराने मंदिर और बावड़ियां मिल रही हैं जो मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में थे और कहना यह कि उन पर कब्जा कर लिया गया था। तो इस सारे मामले को भी समझने की जरूरत है। संभल में एक पुरानी बावड़ी और 5 कुएं मिले हैं जिनकी जांच अब एएसआई कर रही है। संभल के चंदौसी में जो बावड़ी मिली है वो करीब 150 साल पुरानी बताई गई है। इसके चारों तरफ मुस्लिम आबादी बसी हुई है। इस बावड़ी में नगर निगम की टीम खुदाई का काम कर रही है। यह जो मलबा है उसे हटा रही है, क्योंकि इस बावड़ी पर एनक्रोचमेंट करके इसे पूरी तरह पाट दिया गया था। इसलिए अब यहाँ खुदाई करके मिट्टी और मलबा हटाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि बावड़ी कितनी बड़ी है। नगर निगम के लोगों ने बताया कि चूंकि इस बावड़ी का हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इसलिए अब खुदाई का काम संभल कर किया जा रहा है ताकि बावड़ी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। ऐसे जैसे आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से हमारी लगातार बैको लोडर यहाँ काम कर रहे थे, पर अभी जो है बैको लोडर की आवश्यकता यहाँ है नहीं, क्योंकि बावड़ी है और इसको किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए हम लोग अभी मैनुअली खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बैको लोडर कार्य नहीं कर पाएंगे। आज कितने कर्मचारी लगाए गए हैं? लगभग 40-50 कर्मचारी हमारे पालिका के लगे हुए हैं यहाँ जो खुदाई कर रहे हैं। ये पूरी खुदाई मजदूरों द्वारा की जाएगी, अभी कर्मचारी कर रही है? हाँ, या क्योंकि यहाँ मशीनरी वर्क तो नहीं हो सकता, इसलिए अभी मैनुअली काम करा जाता है, फिर देखते हैं कैसा है। फिलहाल इस इलाके में पुलिस तैनात है।
प्रशासन के अफसर मौजूद हैं, खुदाई का काम चल रहा है। ज़मीन से करीब 3 फीट नीचे बावड़ी की पूरी बिल्डिंग मिली है। चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे हैं और इसके बाद जो सीढ़ियां हैं वो नीचे की मंजिल की तरफ जाती हैं। छोटे छोटे आले बने हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि इस बावड़ी से एक सुरंग आगे जाती है। टनल का रास्ता मिला है, इसमें भी कई दरवाजे हैं। ऊपर की मंजिल ईंटों की बनी है जबकि नीचे की 2 मंजिलें संगमरमर की बनी हुई हैं। अभी सिर्फ 6 फीट खुदाई हुई है। दावा किया जा रहा है कि बावड़ी में नीचे करीब 28 फीट तक का पक्का स्ट्रक्चर है। इस बावड़ी के बीच में एक गहरा कुआं था जिसे पाट दिया गया था, इसलिए अब इस कुएं की खुदाई भी की जाएगी। तो संभल के चंदोसी में जो बावड़ी निकली है, जिसको लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि चर्चा भी है, उसके अंदर इस वक्त हम मौजूद है। अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि खुदाई का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। अभी जो प्रथम तल है उसको खोदने की कोशिश की जा रही है, वो मुकम्मल तौर पर अभी खोदा नहीं गया है। ये पहला तल है, इसके नीचे 2 और हैं। 2 तल और हैं। और यहाँ बीच में कुआं है। ये सीढ़ियाँ हैं नीचे तक जाने के लिए, ऊपर से जो आई है नीचे तक जाती है। सिर्फ 5 सीढ़ियां निकल 5-6 सीढ़ी निकली हुई हैं और यहाँ पर कुआं है। देखिए मैं दिखाऊं आपको कहाँ कुआं है। ये सामने से है ना, सामने से जहाँ कूड़ा भरा हुआ है उस जगह कुआं है। नीचे गहराई उसका उस परकोटा है, ये परकोटा कुएं का। अच्छा, ये घूमने का है और बीचों बीच में कुआं है नीचे। ये जो सीढ़ियों से रास्ता आता है, उसके बाद बावड़ी में ये जो आप कूड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर कुआं है। यानी कि ये कुआं है जिसको अभी खोदा जाना है। इसको देखिए, ये पूरा कबाड़ से एक तरीके से ढक गया है और ये मेन रास्ता है जो सीढ़ियों से उतरता है। उसके बाद ये कुआं है जिसको खोदा जाना है और इन तमाम चीजों को लेकर ही लगातार जो प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर खुदाई कर रही है। क्या चीजें पता चल पा रही है? ये तो हमको पहले से पता थी, यहाँ थी। अच्छा, बचपन से बंद कर दी गई थी, ये फ्लोटिंग हुई थी। नीचे गहराई है, अब ये पूरा खुदेगा तभी सामने आएगा। 1-2 मंजिल और बता रहे हैं। अभी वो जो पहले के लोग हैं वो बोल रहे हैं, इसके मालिक के ओनर वो भी आए थे, वो भी यहाँ पर बोल कर गए हैं कि यहाँ पर हम आते थे गर्मी के टाइम में और बैठते थे हवा लेने के लिए, पानी पीते थे, कुआं था यहाँ पर। अब प्रशासन जो पुराने रिकॉर्ड हैं उनकी जांच कर रहा है। कहना है कि ये इलाका बिलारी के राजा के अधीन था। ये बावड़ी भी उन्हीं के वंशजों ने बनवाई थी। इसके करीब बांके बिहारी का मंदिर है। बिलारी के राजा के वंशज विष्णु कुमार ने इस बावड़ी के आसपास की जमीन करीब 40 साल पहले एक बिल्डर को बेच दी थी। इस इलाके में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, इसलिए संभल में दंगों के बाद इस इलाके से हिंदू पलायन कर गए थे। इसके बाद धीरे धीरे मंदिर की जमीन और बावड़ी पर कब्जा हो गया। अब सिर्फ 210 वर्ग मीटर का प्लॉट ही खाली बचा है जिसमें बावड़ी निकली है। आज विष्णु कुमार की बेटी शिप्रा कुमारी भी इस बावड़ी को देखने पहुंची। शिप्रा कुमारी ने कहा उनके पिता ने कुछ जमीन बेची थी, लेकिन बाप ने बावड़ी को भी पाट कर बंद कर दिया गया। अब प्रशासन की मदद से ये पुराने महत्व की जगह फिर सामने आई है। बेहतर होगा सरकार इसकी प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए। मैं विष्णु कुमार लल्ला बाबू की बेटी हूँ। रानी सुरेंद्र बाला जिनकी ये संपत्ति है उनकी पोती हूँ। रानी सुरेंद्र बाला बिलोंग करती थी बिलारी, सहसपुर हाउस से। बिलारी में जो राजा का किला है वो हमारा मेन हाउस है। ये बावड़ी किसने बनवाई थी, कब बनवाई, इसका क्या इस्तेमाल होता है? मेरे रानी साहब के हस्बैंड, मतलब उनकी पुश्तैनी बनी हुई चीज थी। ये पुश्तैनी थी, उनसे भी पुश्तैनी। कितनी मंजिल ये पूरी बावड़ी बनी हुई है? स्ट्रक्चर क्या है? 2 स्टेयर्स, 2 डबल स्टोरी है। मतलब कुआं, बीच में कुआं है, फर्स्ट फ्लोर है, देन सेकंड फ्लोर है और बरांडा सॉर्ट बना हुआ है राउंड शेप में। तो ये संपत्ति जब्त हो रही थी तो मेरे पापा ने घबरा के इस चीज को सेल आउट करना सही समझा था, तो उन्होंने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। तो उन्होंने बोला था इस पे प्लॉटिंग नहीं होगी, मतलब कुछ भी। इन लोगों ने ये चीज को दबा दिया। ये हमने बदायूं के किसी प्रॉपर्टी डीलर को सेल किया था, पूरा खेत बेचा था। हाँ, बावड़ी उनको बोला था इसे छोड़ देना, इट इज अ नाइस प्लेस, मतलब हिस्टोरिकल जगह है। तो ये नहीं पता था ये इसको बिल्कुल डैमेज कर देंगे। संभल में बावड़ी मिली, 5 पुराने कुएं मिले, तो ये तो मैंने आपको दिखाया। अब हर जगह पुराने बंद पड़े मंदिर मिल रहे हैं।
बुलंदशहर में 50 साल पुराना मंदिर मिला, जौनपुर में 20 साल पुराना शिवलिंग मिला, अलीगढ़ में बंद मंदिर को फिर से खोला गया, मुजफ्फरनगर में पुराना शिव मंदिर मिला। मुझे लगता है ये सिलसिला बंद होना चाहिए। आप चाहे कितना भी समझा लें कि ये वो मंदिर हैं जो दंगों के बाद बंद हुए थे, आप जितना भी बता लें कि ये वो मंदिर हैं जिन पर मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू के पलायन के बाद कब्जा कर लिया गया था, और हो सकता है ऐसे दावे पूरी तरह सही हों, लेकिन अब इन दावों से टकराव होगा, मनमुटाव होगा, समाज में नफरत पैदा होगी, शक का माहौल पैदा होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अमरावती में एक बार फिर से समझाया है कि धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की नासमझी के कारण होते हैं। उनके कहने का मतलब है कि आमतौर पर जिस तरह से धर्म के बारे में बात की जाती है, अगर उससे समझाने का तरीका गलत हो तो गड़बड़ होती है। अगर धर्म का ज्ञान आधा अधूरा हो तो वो गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। जो लोग सनातन को मानते हैं उन्हें समझना चाहिए कि भारत सर्वधर्म समभाव का देश है, इसलिए इन मंदिरों पर तकरार के बजाय मेल जोल से इन्हें फिर से पूजा स्थल बनाने का रास्ता निकालना चाहिए। हिंदू समाज सद्भावना पर आधारित है, इसलिए अगर किसी मंदिर पर किसी ने कब्जा कर लिया तो टकराव के बजाय बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए, और रास्ता न निकले तो इसको छोड़ देना चाहिए। और इस तरह का टकराव सिर्फ हमारे देश में देखने को नहीं मिल रहा है। ब्रिटेन में आपको आश्चर्य होगा किस कदर टकराव है। ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसकी रिपोर्ट्स रोज आती हैं, लेकिन इसका असर अब दिखाई देने लगा है। ब्रिटेन में 85 शरिया कोर्ट्स बन चुकी हैं। ब्रिटेन के लोग कहने लगे हैं कि उनका मुल्क शरिया कानून का वेस्टर्न कैपिटल बनता जा रहा है। नेशनल सेक्युलर सोसाइटी ने इसे पैरेलल लीगल सिस्टम पर चिंता जाहिर की है, क्योंकि शरिया अदालतें ब्रिटेन में निकाह, तलाक, हलाला और दूसरे फैमिली मैटर्स के फैसले सुना रही हैं। शरिया कानून को लेकर एक मोबाइल ऐप है जिसके जरिए इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले मुसलमान अपने अपने इलाके के लिए इस्लामी कानून बना सकते हैं। ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड की इस्लामिक शरिया काउंसिल ईस्टर्न लंदन के लेटन में मौजूद है। ये एक रजिस्टर्ड चैरिटी है जो निकाह, तलाक और खुला जैसे मामलों पर फैसले सुनाती है। आपको जानकर हैरानी हुई कि ब्रिटेन में शरिया कोर्ट ने करीब 1 लाख निकाह करवाए हैं जिन्हें सिविल अथॉरिटी ने रजिस्टर नहीं किया। हालांकि इन शरिया कोर्ट के फैसले ब्रिटेन की अदालतों में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी अपने मसले लेकर इन्हीं शरिया अदालतों में जाते हैं। ब्रिटेन में शरिया कोर्ट के बढ़ते प्रभाव पर पार्लियामेंट में चिंता जाहिर की गई। कुछ एमपीज ने इस इशू पर चर्चा कराने की मांग की। शरिया कोर्ट्स के मामले में ब्रिटेन अब वेस्टर्न कैपिटल बनता जा रहा है। क्या हम नए साल में इस पर बहस कर सकते हैं? ये शरिया अदालतें शादी, तलाक और पारिवारिक मामलों को लेकर समानांतर कानून चला रही हैं। ब्रिटेन में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में ऐसे मामलों की बहुत ज्यादा चर्चा है। ब्रिटेन के कई इलाकों में अब जुम्मे के दिन सड़कों पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। जनसंख्या का असंतुलन दिखने लगा है, इम्बैलेंस है, और यह ब्रिटेन में बड़ा इशू है। अब वहां लड़ाई झगड़े भी शुरू होने लगे हैं, टकराव शुरू होने लगा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए, क्या सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है? जिस देश में रहते हैं उसका कानून मानने के बजाय क्या शरिया कोर्ट की स्थापना करना ज़रूरी है? इन बातों पर सोचने की ज़रूरत है। आज संभल के पास पीलीभीत से भी बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली खबर सामने आई। पीलीभीत में पंजाब और यूपी पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस का दावा है कि मारे गए 3 आतंकवादी आईएसआई के एक टेरर मॉड्यूल के मेंबर थे। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 टेररिस्ट की मौजूदगी की खबर मिली। पंजाब पुलिस की इंफॉर्मेशन पर यूपी पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी की। जैसे ही आतंकवादियों ने पुलिस को देखा तो फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 आतंकवादी मारे गए। एनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्दों की पहचान हुई है। उनके नाम है वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, गुरविंदर सिंह और जसनप्रीत। इस एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। मारे गए तीनों आतंकवादी गुरदासपुर जिले के ही रहने वाले थे। उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफल्स, 2 फॉरेन मेड पिस्टल्स और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। पंजाब पुलिस को गुरदासपुर में हुए 2 आतंकवादी हमलों के सिलसिले में इन तीनों की तलाश थी। पिछले हफ्ते इन तीनों आतंकवादियों ने गुरदासपुर के वडाला बांगर थाने पर बम से हमला किया था। इससे पहले इन तीनों ने गुरदासपुर के पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। उनके द्वारा ये बताया गया कि जिन 3 संदिग्धों द्वारा ये ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाई की गई थी तो थाना पूरनपुर क्षेत्र में छुपे हुए हैं। ये सुबह सूचना जब प्राप्त हुई थाना पूरनपुर को, तो थाना पूरनपुर पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम ने उनका पीछा करना शुरू किया, उनको खोजना शुरू किया। तभी खमरिया पॉइंट पर जो पिकेट लगी हुई थी उसने ये बताया कि एक बाइक पर 3 लड़के संदिग्ध प्रकृति के पीलीभीत शहर की तरफ तेजी से बाइक से जा रहे हैं। थाने के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पूरे जनपद में जो नाकाबंदी है उसको एक्टिव किया गया। इधर से हमारी SOG टीम, सर्विलांस टीम और मैं, हम तीनों लोग रवाना हुए। उधर से माधोटांडा से कहा गया। पीछा करते हुए थाना पूरनपुर की टीम जब जो निर्माणाधीन पुल है वहां तक पहुंची तो ये दाहिनी तरफ माधोटांडा की तरफ मुड़ गए और थोड़ी दूर जाकर इनको जब ललकारा गया, रुकने का इशारा किया गया, आगे से जो गाड़ियां आ रही थी उनको देखकर इनको ललकारा गया। इन्होंने उस ललकार का जवाब हैवी फायरिंग से दिया। उसमें जवाबी कार्रवाई में इन तीनों को गोलियां लगी थी। इन्हें तत्काल CHC पूरनपुर भेजा गया था। वहां पर इनका जो भी प्राथमिक उपचार संभव था उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था। यहाँ पर तीनों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। पीलीभीत में मारे गए तीनों आतंकवादी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के एक्टिव मेंबर्स थे। तीनों गरीब परिवारों से आते हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में तीनों आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े। पुलिस के मुताबिक इस टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड वीरेंद्र उर्फ रवि था। वही अपने हैंडलर से कांटेक्ट करता था और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता था। पंजाब पुलिस का दावा है कि रंजीत सिंह नीटा खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नाम के संगठन को चलाता है। नीटा पाकिस्तान में रहता है। पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव ने बताया कि पिछले शुक्रवार को गुरदासपुर में पुलिस थाने पर हमला हुआ था। उसके बाद ही पुलिस ने इन दहशतगर्दों की तलाश करना शुरू कर दिया था। पंजाब और यूपी पुलिस के साझा ऑपरेशन में ISI प्रायोजित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकवादियों के इस मॉड्यूल की कमान रंजीत सिंह नीटा के हाथ में थी। रंजीत पाकिस्तान में रहता है और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का मुखिया है और वो मुख्य रूप से ग्रीस में रह रहे जसविंदर सिंह मन्नू के जरिए अपनी गतिविधियां चला रहा था। जसविंदर गुरदासपुर के उसी अगवा गांव का रहने वाला है जहां के ये तीनों मारे गए आतंकी थे। जसविंदर सिंह के पीछे जगजीत सिंह का हाथ था जो ब्रिटेन में रहता है। पता चला है कि जगजीत सिंह ब्रिटिश आर्मी में नौकरी कर रहा है और वो फतेह सिंह बागी के नाम से आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है। ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी भी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के फतेह सिंह बागी ने ही ली थी। मैं आपको बता दूं कि आज NIA ने भी एक खालिस्तानी आतंकवादी जतिंदर सिंह उर्फ ज्योति को मुंबई से गिरफ्तार किया है। जतिंदर सिंह भी गुरदासपुर का रहने वाला है। वो खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ लांडा और गैंगस्टर बचित्तर सिंह का करीबी माना जाता है। जतिंदर सिंह पंजाब में लखबीर सिंह और बचित्तर के गैंग मेंबर्स को हथियारों की सप्लाई करता था। जतिंदर की गिरफ्तारी NIA के लिए बड़ी कामयाबी है। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इलाकों में घर घर घूमते नजर आए। वो महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के फॉर्म भरवा रहे थे और केजरीवाल लोगों से कह रहे हैं कि इन योजनाओं का फायदा तभी मिलेगा जब वो उनकी पार्टी को वोट देंगे, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और केजरीवाल फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। असल में पिछले हफ्ते केजरीवाल ने दिल्ली के महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का प्रस्ताव पास किया। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बने तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए
2100 रुपए देंगे। केजरीवाल ने दिल्ली में फिर से सरकार बनने के बाद संजीवनी स्कीम को लागू करने का भी ऐलान किया। दिल्ली सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज कराएगी। महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। तो अभी हम लोग मेरी विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों के सामने मैंने खुद इसका आरंभ किया, मैंने और आतिशी जी ने कई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके। ये कार्ड है जो महिलाओं के लिए पीला कार्ड है, पीला कार्ड सब लोग संभाल के रखें। और दिल्ली बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है, वो बहका रही है। जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे, मैंने की ना बिजली मुफ्त। जब मैं 2015 में आया मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे, मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा तो 2100 रुपए देंगे, कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज चार्जशीट जारी की। इसमें बताया गया कि केजरीवाल ने 10 साल पहले जनता से क्या क्या वादे किए थे और उन वादों का हाल क्या हुआ। केजरीवाल की नई स्कीम के बारे में बांसुरी स्वराज ने कहा, केजरीवाल दिल्ली की भोली भाली जनता को ठगने का नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, लेकिन कोई उनके झांसे में फंसने वाला नहीं है। पंजाब में भी 2021-22 में इन्होंने यही योजना, इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी कि ये पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे देंगे। आज तक हम 2024 के अंत में आ गए, दिसंबर आ गया है, 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? आपसे निवेदन करती हूं कि दिल्ली की महिलाओं को गुमराह मत करिए। पंजाब की बहनें अभी भी 1 रुपए के लिए तरस रही हैं। आज तक उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, तो अरे दिल्ली की बहनों को क्यों झूठ आप बोल रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा संजीवनी योजना। बहुत विनम्रता से दिल्ली के बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगी, इनके झांसे में मत आइएगा। अरे इन्होंने तो आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना जो 33 राज्यों में लागू है, उसको भी यहां पर द्वेष की राजनीति चलते यहां पर लागू नहीं होने दिया। अब कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं ये भी आपको बता देता हूं। संदीप दीक्षित ने आज कहा कि केजरीवाल योजनाओं का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने के लिए इतना पैसा कहां से आएगा, क्योंकि इन वादों को पूरा करने के लिए संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि 32,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। और अभी अभी तो दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए उधार मांगे हैं। तो जब खजाना खाली है तो इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, ये बात कांग्रेस और बीजेपी रोज रोज पूछेगी। केंद्र सरकार ने छात्रों को लेकर आज एक बड़ा फैसला किया है। 5वीं से 8वीं यानी 5th से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के लिए अब तक जारी फेल को पास करने की पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। अब तक ये होता था कि क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता था, सबको अगली क्लास में भेज दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर पढ़ाई नहीं की, एग्जाम में पास नहीं हुए, तो उसी क्लास में दोबारा बैठना पड़ेगा। हालांकि 5th से लेकर 8th तक पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट अगर फेल होगा तो उसे एक और मौका दिया जाएगा। 2 महीने के भीतर उसे दोबारा एग्जाम देने की अवसर दिया जाएगा। अगर वो पास हो गया तो ठीक, वरना 1 साल वापस उसी क्लास में पढ़ना होगा जिसमें वो फेल हो गया। हालांकि सरकार ने स्कूलों को हिदायत दी है कि वो फेल होने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर नहीं निकालें। नो डिटेंशन पॉलिसी कहते थे इसे। इसे खत्म करने के पीछे बड़ी वजह यह है कि जब स्टूडेंट्स फेल हो जाते थे तो
उन्हें कम से कम पढ़ने का डर होता था। जब पॉलिसी ये आ गई कि फेल नहीं होंगे तो कोई डर नहीं रहा, इसलिए 8th तक की पढ़ाई को स्टूडेंट्स हल्के में ले रहे थे। इसके कारण 9th क्लास में ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा था। 10th के बोर्ड के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही थी। इसलिए ये सिस्टम खत्म किया गया और मुझे लगता है कि सरकार का यह फैसला सही है।